चलिए, आज एक बहुत ही दिलचस्प वैज्ञानिक तकनीक को समझने की कोशिश करते हैं। एक ऐसी तकनीक जो हमें चीजों के बिल्कुल बुनियादी लेवल पर जाकर उनके राज जानने में मदद करती है। अच्छा, इसकी शुरुआत एक बहुत ही आम से सवाल से करते हैं। स्कूल में साइंस क्लास में शायद सबने देखा होगा, कॉपर सल्फेट का घोल, वो हमेशा नीला ही क्यों होता है? दरअसल ये जो रंग है ना, ये बस यूं ही नहीं है। ये अपने आप में एक सुराग है। ये एक कहानी की शुरुआत है जो हमें बताती है कि कैसे कोई भी पदार्थ रोशनी के साथ बर्ताव करता है। होता यह है कि कॉपर सल्फेट जैसे कंपाउंड्स या फिर वो गहरे बैंगनी रंग का पोटेशियम परमैंगनेट, इन्हें अपना रंग इसलिए मिलता है क्योंकि जब उन पर सफ़ेद रोशनी पड़ती है तो वे रोशनी के कुछ खास रंगों को सोख लेते हैं और बाकी को लौटा देते हैं। तो सवाल ये है कि इन सुरागों को, इस छुपी हुई भाषा को हम पढ़ें कैसे? यहीं पर काम आती है एक तकनीक जिसे हम स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। चलिए इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी का सीधा सा मतलब है किसी चीज पर लाइट डालना और फिर ये देखना कि उसके साथ होता क्या है। लाइट का कितना हिस्सा सोख लिया गया, कितना वापस आ गया, बस इसी की पढ़ाई है ये। तो ये पूरा प्रोसेस एक तरह की 4 स्टेप्स वाली जासूसी है। पहले हम एक सोर्स से एनर्जी यानी लाइट बेचते हैं। फिर वो लाइट हमारे सैंपल से टकराती है। इससे सैंपल के कणों में कुछ बदलाव आते हैं और आखिर में एक मशीन इन बदलावों को एक ग्राफ के तौर पर रिकॉर्ड कर लेती है। अब ये जो लाइट और पदार्थ का मिलना है, ये दो बहुत ही बुनियादी तरीकों से होता है। ये स्लाइड एक ही सिक्के के 2 पहलू दिखा रही हैं। देखिए, कोई भी कण या तो लाइट से एनर्जी ले सकता है या फिर एनर्जी छोड़ सकता है। जब वो एनर्जी लेता है तो उसे अवशोषण या एब्जॉर्प्शन कहते हैं, और जब छोड़ता है तो उसे उत्सर्जन या एमिशन कहते हैं। एब्जॉर्प्शन को ऐसे समझिए जैसे कोई इलेक्ट्रॉन एनर्जी की एक सीढ़ी पर एक कदम ऊपर चढ़ गया हो। उसे ऊपर चढ़ने के लिए बाहर से एनर्जी की जरूरत पड़ती है जो उसे लाइट से मिलती है। और एमिशन ठीक इसका उल्टा है। जब वही इलेक्ट्रॉन अपनी पुरानी स्थिर जगह पर वापस आता है तो वो सीढ़ी से एक कदम नीचे उतरता है और ऐसा करते हुए जो फालतू एनर्जी है उसे लाइट के रूप में बाहर निकाल देता है। और पदार्थों का यही बर्ताव, मतलब एनर्जी को लेना और छोड़ना, हर एक पदार्थ को एक बिल्कुल अनोखी पहचान देता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हर मॉलिक्यूल, हर अणु की अपनी बनावट, अपना एक स्ट्रक्चर होता है, और अपनी इसी खास बनावट की वजह से हर अणु सिर्फ कुछ खास तरह की एनर्जी वाली लाइट को ही सोखता है, सबको नहीं। अब ये जो लाइट है, ये सिर्फ वो नहीं है जो हम अपनी आंखों से देख पाते हैं। ये तो एक बहुत बड़े परिवार का छोटा सा हिस्सा है। इस पूरे परिवार को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं, जिसमें गामा रेज से लेकर रेडियो वेव्स तक सब कुछ आता है, और स्पेक्ट्रोस्कोपी इनमें से कई तरह की लाइट का इस्तेमाल कर सकती है। तो जब हम ये रिकॉर्ड करते हैं कि किसी पदार्थ ने कौन कौन सी लाइट को सोख लिया है, तो हमें एक पैटर्न मिलता है, एक तरह का ग्राफ मिलता है। इसी ग्राफ को उसका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं। और यही सबसे कमाल की बात है, ये जो स्पेक्ट्रम है ये हर मॉलिक्यूल के लिए बिल्कुल यूनिक होता है। ठीक वैसे ही जैसे हम सबके फिंगरप्रिंट्स अलग अलग होते हैं, ये उस मॉलिक्यूल की अपनी पहचान है। अब सवाल ये उठता है कि इस मॉलिक्यूलर फिंगरप्रिंटिंग की हमें ज़रूरत क्या है? ये इतनी ज़रूरी क्यों है? देखिए, स्पेक्ट्रोस्कोपी को साइंस में इतना ज़्यादा इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि ये बहुत तेज़ है, मतलब रिजल्ट मिनटों में आ जाते हैं। दूसरा, इसके लिए सैंपल की बहुत ही थोड़ी सी मात्रा चाहिए होती है, और ये हमें किसी भी पदार्थ के स्ट्रक्चर के बारे में बहुत गहरी जानकारी देती है। लेकिन बात सिर्फ ये पता लगाने तक ही नहीं रुकती कि कोई चीज़ क्या है। हम ये भी पता लगा सकते हैं कि वो कितनी मात्रा में मौजूद है। और ये चीज़ एक बहुत ही बुनियादी सिद्धांत पर काम करती है, जिसे बियर-लैम्बर्ट नियम या बियर-लैम्बर्ट लॉ कहा जाता है। ये फॉर्मूला शायद देखने में थोड़ा मुश्किल लगे, पर इसका मतलब बहुत सीधा सा है। ये कहता है कि कोई घोल जितना ज़्यादा गाढ़ा होगा, मतलब उसमें उस पदार्थ की कॉन्सेंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी, वो उतनी ही ज़्यादा लाइट को सोखेगा। और इसी रिश्ते का इस्तेमाल करके हम किसी भी घोल में पदार्थ की बिल्कुल सटीक मात्रा का पता लगा सकते हैं।
इन सब वजहों से ये एक बहुत ही ज़रूरी टूल बन जाता है, खासकर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री जैसी फील्ड्स में। वहाँ पर बड़े और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स के रंग, उनके आकार और उनके इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर को समझने के लिए स्पेक्ट्रोस्कोपी का ही इस्तेमाल होता है। तो किसी केमिकल के रंग से लेकर दूर किसी तारे की बनावट तक, स्पेक्ट्रोस्कोपी वो भाषा है जिसका इस्तेमाल हम इस यूनिवर्स से सवाल पूछने के लिए करते हैं। और इसकी कोई सीमा नहीं है, सिवाय इसके कि हम अगला सवाल क्या पूछना चाहते हैं।